जय हिंद दोस्तों। मैं नेहरू डावर ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो आप जैसे कि आप सभी जानते हो यहाँ पे जो सामान्य विज्ञान की घटना चक्र है इसकी सीरीज चल रही है। इसमें 5 लेक्चर हो चुके हैं, ये छठा भाग है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्या है दोस्तों, ध्वनि। क्या है आज का टॉपिक, ध्वनि है। ठीक है, तो ध्वनि के बारे में देखेंगे दोस्तों। यहाँ से ध्वनि से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चन है जो सामान्य जो घटना चक्र है, ठीक है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं। चाहिए आप पीएससी की एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी हो, या जो जहाँ जहाँ भी साइंस सब्जेक्ट आता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। अगर आप नए इस चैनल पे आए हो तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियो भी आप देख सकते हो, सारे के सारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों। इसमें क्या, ध्वनि। ध्वनि क्या होता है दोस्तों, ध्वनि क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। क्या होता है, ऊर्जा का रूप होता है। इसमें तरंगों के रूप में ध्वनि क्या रहती है दोस्तों, तरंगों के रूप में क्या करती है, तरंगों के रूप में गमन करती है। कैसे करती, तरंगों के रूप में। ठीक है, पदार्थ जिसमें से होकर ध्वनि गमन करती है माध्यम कहलाता है। जिस पदार्थ से होकर ध्वनि गमन करती है उसको क्या बोलते हैं, माध्यम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्वनि तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे। क्या होती है, यांत्रिक तरंगे। ठीक है दोस्तों, ध्वनि तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। दूसरी चीज़ बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इस तरंग को संचरण के लिए, संचरण मतलब क्या होता है, चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूर आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी तरंगे हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, माध्यम होना चाहे तो ठोस होना, गैस होना या वायु होना। क्या क्या होना, या ठोस होना, द्रव होना या गैस होना, तीनों में ही ये गमन कर सकती है, लेकिन बिना माध्यम के। ठीक है, जैसे बिना माध्यम, जैसे आपने एक सुना होगा क्या, निर्वात। निर्वात मतलब क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे ना कुछ ठोस हो, ना द्रव हो, ना गैस हो, उसको क्या बोलते हैं, निर्वात। तो मतलब ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती। कौन, ध्वनि। ध्वनि तरंगे किस में नहीं कर सकती, निर्वात में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे दोस्तों, जो ध्वनि की चाल देखेंगे अपन अलग अलग। ठीक है, तो ध्वनि की वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तेज होती। किसमें होती, स्टील में। कितनी, 15 गुना तेज होती वायु की अपेक्षा। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों इसमें अलग अलग, जैसे वायु में क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, 331 मीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितनी चल जाएगी, 331 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऐसे कैसे वायु के तापमान अगर कितना हो जाए, 22 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो 344 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। कितना, 344 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। वही अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 1284 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। कितनी, 1284। और समुद्री जल की बात करें जो खारा रहता है, इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, एक 1531 मीटर प्रति सेकंड। और सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगी दोस्तों, ये एल्यूमिनियम में। कितना हो जाएगी, एल्यूमिनियम में 6420। कितनी हो जाएगी, 6420 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6420 मीटर प्रति सेकंड। किसमें, एल्यूमिनियम में। कितना टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री तापमान। ठीक है, फिर लोहे की देखेंगे दोस्तों, 20 डिग्री पर इसका क्या हो जाएगा, 5950 मतलब 5950 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगी, स्टील में क्या हो जाएगी, स्टील में 5960। तो सबसे ज़्यादा तो हो जाएगी किसमें, एल्यूमिनियम में। किसमें हो जाएगी, एल्यूमिनियम में। उसके बाद हो जाएगी किसमें, स्टील में। फिर हो जाएगी लोहा में। और सबसे कम हो जाएगी 0 डिग्री तापमान किसमें, वायु पर 331 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। एल्यूमिनियम का जरूर याद रखना, इधर लोहे का याद रखना। लोहे का हो जाएगा 5900। कितना है, 5950। और इसका 6420। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आगे ध्वनि की आवृत्ति परिसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बता देता हूँ दोस्तों, पीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो अपन देखेंगे क्या पूछा था। ठीक है, तो अब बड़े ही ध्यान से पढ़िए दोस्तों, कोई भी चीज़ को अब ऐसा मतलब छोटी या हल्के नहीं ले, क्योंकि एक नंबर से ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे ध्वनि तरंगों की को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर 3 भागों में, कितने, उसकी आवृत्ति के परिसर के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे दोस्तों, पहला है श्रव्य तरंग। क्या होता है, ऑडिबल वेव। क्या है, ऑडिबल वेव। तो मनुष्य में ध्वनि की
श्रव्यता का परिसर लगभग कितना होता है दोस्तों, मतलब जिसको सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर मिनिमम 20 हर्ट्ज और अधिकतम कितना होना चाहिए, 20,000 हर्ट्ज। कितना होना चाहिए, 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच में होना चाहिए तो मनुष्य सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम कितनी होती है, 20 हर्ट्ज, सबसे ज़्यादा कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच में होना चाहिए। और एमपीपीएससी में यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, कि मनुष्य की जो सुनने की क्षमता, जो आवृत्ति होती क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे अश्रव्य। ठीक है, श्रव्य को क्या ऑडिबल बोला था, ऑडिबल, और अश्रव्य को क्या बोलेंगे, इन्फ्रासोनिक, क्या बोलते हैं, इन्फ्रासोनिक। ठीक है, ये 20 हर्ट्ज से कम होगी, क्या होगी दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम। जो 20 हर्ट्ज से कम होगी उसको क्या बोलेंगे, अश्रव्य तरंग, अश्रव्य ध्वनि, क्या बोलेंगे, अश्रव्य ध्वनि, क्या बोलेंगे, अश्रव्य ध्वनि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो जैसे कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन उत्पन्न करते हैं, व्हेल, जो व्हेल मछली है, आपने सुना होगा 30 हाथियों के बराबर जिसका वजन होता है। गेंडा हो गया, हाथी, तो क्या क्या, व्हेल हो गया, गेंडा हो गया, हाथी, ये अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो हो गया, ये क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम की होती है, उसको ध्वनि होती है, उसको क्या, अश्रव्य तरंगे बोलते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे आगे दोस्तों, जब क्या भूकंप आता है, क्या आता है, भूकंप, जब भूकंप से पूर्व परेशान हो जाते हैं। ठीक है, कुछ जंतु परेशान हो जाते हैं। वास्तव में भूकंप मुख्यतः प्रघाती तरंगे, मेन शॉक वेव से पहले निम्न आवृत्ति अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसे जंतुओं को सावधान कर देता है। ठीक है, प्राश्रव्य हो गया, देखो अश्रव्य देखा था 20 हर्ट्ज से कम हो, प्राश्रव्य क्या हो जाएगा, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से लेकर क्या हो जाएगा, 20 के हर्ट्ज तक, क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज तक से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि प्राश्रव्य या पराध्वनि कहते हैं। जैसे कि कौन कौन निकालती, डाल्फिन, चमगादड़ जैसे पराध्वनि उत्पन्न करते, कौन कौन हो जाएगा, देखो अश्रव्य तरंगे। ठीक है, अश्रव्य क्या हो जाएगा दोस्तों, अश्रव्य देखा था जो 20 से कम हो, वो कौन कौन निकालता है, जैसे गेंडा देखा था अपने, नीली व्हेल देखा था, हाथी देखा था। अब ये प्राश्रव्य का पूछे तो कौन कौन हो जाएगा, डाल्फिन हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा। डाल्फिन वहाँ व्हेल थे दोस्तों, अश्रव्य में क्या थी, 20 हर्ट्ज से लेकर उसमें कौन थी, नीली व्हेल थी, और यहाँ पे कौन है, डाल्फिन है और चमगादड़, तो ये ध्यान रखना है। पराश्रव्य का फिर इसका, और इसमें देखेंगे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें देखो, इसमें सोनार, एक क्या है, सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्या है, सोनार का क्या है फुल फॉर्म, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों, दिशा एवं चाल मापने के लिए, मतलब जल में जो खोज करने वाले हैं, समुद्र में कुछ खोज करने वाले, तो वो इसका यूज़ करते हैं, सोनार का। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, जो कोई चीज़ जो गहरे पानी में डूबी हो, तो ये इन तरंगों के द्वारा उसको ढूंढने में मदद मिलती है। ठीक है, मात्रक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्वनि का क्या होता है, डेसिबल, क्या होता है, डेसिबल, क्या होता है, डेसिबल, क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ध्वनि का डेसिबल, क्या होता है, डेसिबल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, कौन है, WHO दोस्तों, WHO ने बताया है कि भाई जो 45 डेसिबल तक की जो ध्वनि है वो मानवीय स्वास्थ्य के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है, सुरक्षित है। कितनी, 45, कितनी, 45 dB, कितनी, 45 डेसिबल, जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने बताया कि भाई 45 डेसिबल तक की जो ध्वनि है वो मानव के लिए सर्वाधिक क्या है, सुरक्षित है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए दोस्तों अगर एक डीजे का बहुत ज़्यादा साउंड हो कर, तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कान खराब हो सकता है। तो 45 डेसिबल, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी, पहला तो ये याद रखना है कि ध्वनि का मात्रक क्या है, तो डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी होनी चाहिए, डेसिबल, ध्वनि की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 45 डेसिबल, कितनी होनी चाहिए, 45। ठीक है, प्रतिध्वनि किसी परावर्तक वस्तु जैसे इनकी इमारत अथवा किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने
या ताली बजाने के पश्चात ध्वनि सुनाई देती पुनः, मतलब ये वही है दोस्तों, जैसे तो आप कहीं पे गए होंगे, किसी जंगल में गए होंगे तो हेलो आपने बोला, जैसे हेलो बोला, ठीक है दोस्तों, हेलो बोला तो आपको थोड़ी देर बाद सुनाई देती है, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होती है, प्रतिध्वनि होती है। ये जो आप जैसे आपने हेलो बोला, क्या बोला, हेलो बोला ना दोस्तों, तो हेलो बोलने के बीच में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए, 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिध्वनि। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, आप क्या देखेंगे, अपन क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये दिया है आपको 3 अलग अलग कि जल, इस्पात और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल आरोही, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आरोही और अवरोही के नाम से बहुत आपको घुमाया जाता है हर एग्जाम में, ठीक है। एक होता है अवरोही और एक होता है आरोही। क्या होता है, एक होता है आरोही, आरोही का मतलब जैसे ये गिनती हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, आरोही, आरोही मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम। क्या होता है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है दोस्तों। ऐसा कैसा, अवरोही का क्या हो जाएगा, फिर अवरोही का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अवरोही का उल्टा हो जाएगा, 4 3 2 1, ये क्या हो जाएगा, अवरोही। क्या हो जाएगा, अवरोही। क्या हो जाएगा, अवरोही मतलब क्या हो जाएगा, अवरोही मतलब घटते क्रम और आरोही मतलब बढ़ते क्रम। जैसे कि अब आपने वो देखी होगी आस्की 2, ठीक है दोस्तों, उसमें लड़की क्या रहती है, बहुत गरीब रहती है, ठीक है दोस्तों, लेकिन मेहनत करती है, मेहनत करने के बाद क्या हो जाती है, वो एक बड़ी सिंगर बनती है, ठीक है दोस्तों। तो नाम क्या रहता है हीरोइन का, आरोही। क्या रहता है, आरोही, मतलब नीचे से ऊपर गई, क्या नाम है, आरोही। तो क्या हो जाएगा, आरोही बढ़ते क्रम, ठीक है। तो आपको ये क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पर ये क्रम बताना है कि आरोही क्रम मतलब ध्वनि का कौन सा क्रम बताना, बढ़ते क्रम, मतलब सबसे पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, बी वाला, सबसे कम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की सबसे कम हो जाएगी, मतलब 3 पहले आ जाएगा, ठीक है, 3 नंबर पहले आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा अपना जल, किस में आ जाएगा, जल। फिर आ जाएगा इस्पात, इस्पात धातु में होती है सबसे ज़्यादा, तो पहले आ जाएगा अपना नाइट्रोजन, फिर जल, फिर इस्पात। ये हो जाएगा क्या, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है दोस्तों। तो ये देखा अपन ने। और वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है प्यारे दोस्तों, 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, ये देख लिया। एक चीज और ये बेसिक पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि जहां पर क्या होगा, घनत्व अधिक होगा, जहां पर घनत्व अधिक होगा, क्या होगा, जहां पर घनत्व अधिक होगा वहां पर ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। मतलब जितना अधिक घनत्व होगा उस माध्यम में, वहां पर उतनी ही ज़्यादा ध्वनि की चाल होगी। तो ये एक बेसिक पॉइंट है आपको जो याद रखना, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों जो क्या, ध्वनि का वेग। क्या देखेंगे, ध्वनि का वेग, कि आपको जो ये पॉइंट दिए, वायु दिया है, द्रव दिया है, धातु दी है, निर्वात, तो इनमें से सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल किसमें होगी, का वेग किसमें होगा दोस्तों, तो किसमें होगा, धातु में, क्योंकि धातु का घनत्व ज़्यादा होगा ऑफकोर्स, ठीक है दोस्तों। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा, फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इस्पात में, ठीक है, इस्पात क्या, धातु है। उसके बाद देखेंगे ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र गमन किसमें होगा, सबसे तीव्र गमन किसमें हो जाएगा, ठोस में होगा, देख ही लिया अपन ने, ठीक है दोस्तों। फिर आगे और क्वेश्चन दिया है एक, क्या दिया है कि आपको ये दिया है अलग अलग धातुएं दी है कि भाई Va, Vw, Vs दिया, तो इसको क्या करना है आपको, ध्वनि की गति, जल क्रमशः दिया है, जल, वायु और इस्पात की ध्वनि दी, तो इसको क्या करना है, मतलब उसकी किसमें ध्वनि ज़्यादा या कम होगी उस हिसाब से आपको दर्शाना है कौन सा सही है। जैसे सबसे ज़्यादा किसमें होगी दोस्तों, सबसे ज़्यादा होगी किसमें, इस्पात में, ठीक है, सबसे ज़्यादा होगी इस्पात में, उससे कम जल और वायु में, किसमें ज़्यादा होगी, ठीक है दोस्तों। तो जल और वायु में तो सबसे ज़्यादा किसमें हो जाएगी दोस्तों। अब अपने को देखो, एक होता ये चिन्ह, एक होता ये चिन्ह, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये वाला किसका है, ये वाला सीधे हाथ का, तो ये बढ़ते क्रम हो जाएगा, ये घटते क्रम। बड़ा कौन सा होता है, ये सीधे हाथ की तरफ, जैसे अपने अंगूठे और उंगली के यहाँ पे बना के देखो, तो ये बड़ा चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में बताना है, सबसे कम किस में हो जाएगी ध्वनि की चाल, वायु में हो जाएगी, उसके बाद जल में, उसके बाद जल में, फिर हो जाएगी इस्पात में। मतलब ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे कम वायु में, उससे थोड़ी ज़्यादा जल में, फिर सबसे ज़्यादा इस्पात में। तो ये क्रम देखो, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है यूपी के एग्जाम में।
अब आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या है आपका कि आगे है दोस्तों लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। ठीक है, 20 डिग्री के तापमान, तो ऑफकोर्स आपको क्या ध्वनि किस में होगी, सबसे ज़्यादा चाल अपने क्या में होगी, धातु में। किस में होगी दोस्तों, धातु में 20 डिग्री। ये 20 डिग्री के नाम से आपको घुमाया गया है। अपन ने सबसे शुरू में ही देखा था दोस्तों यहाँ पर ध्वनि की चाल, जैसे कि ठीक है, यहाँ ध्वनि की चाल अलग अलग देखी थी। वायु में 0 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 331 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी 0 डिग्री पर। 22 डिग्री कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 334 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा कैसे, हाइड्रोजन 25 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 1284 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद समुद्र जल में कितने हो जाएगा, 1531 मीटर प्रति सेकंड। सबसे ज़्यादा हो जाएगा एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद लोहे का हो जाएगा 5950 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद स्टील में हो जाएगी 4960, इसमें 4950 था, इसमें 4960। तो ये चीज़ें याद रखनी है। आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 20 डिग्री तापमान देखिए, अब आपको क्या भ्रमित करने की कोशिश की गई है कि 20 डिग्री के तापमान पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, कहाँ रहेगी, लोहे पर रहेगी। किस में रहेगी, लोहे में। आगे देखेंगे दोस्तों, ध्वनि तरंगे, क्या बोला है, ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस में चल सकती है, केवल गैस में चल सकती है, ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ठोस और गैस दोनों में चल सकती है, अपन ने देखा था दोस्तों। लेकिन क्या है कि जो ध्वनि तरंगे हैं इनके लिए कोई ना कोई माध्यम जरूरी है, कोई भी माध्यम होना चाहिए, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस हो, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। तभी क्या होगा दोस्तों कि ध्वनि की तरंगे चल पाएगी। जैसे कि अगर निर्वात बोल दिया, क्या हो जाएगा, तो निर्वात में चल पाएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे माध्यम ही नहीं है। निर्वात का मतलब क्या होता, न तो वायु होना, न कोई कण होना, न कुछ नहीं होना, उसको क्या बोलते हैं, निर्वात। ठीक है दोस्तों, तो ये देखा अपन ने। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या है अपना, वायु में ध्वनि की तरंगे। तो वायु में ध्वनि की तरंगे क्या होगी, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य क्या होगी, ये शब्द रट लो दोस्तों, अनुदैर्घ्य। लिख के देखो इसको, क्या लिख करो, लिख के देखो, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होगी, वायु में ध्वनि की तरंगे क्या होगी, अनुदैर्घ्य। क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, ये देखा था, क्या देखा था, यांत्रिक तरंगे होती है, कहलाती है, सॉरी, होती भी है और कहलाती भी है, क्योंकि इनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक मतलब ठोस द्रव गैस वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि की तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। एक अनुदैर्घ्य होता, एक अनुप्रस्थ होता। तो अनुप्रस्थ नहीं होती, ये क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है, क्योंकि इस माध्यम में तरंग की गति की दिशा के अनुदिश तरंग जिधर होती ना उसी दिशा में क्या करती है, ध्वनि गति करती है। अब देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से ध्वनि आर पार नहीं की जा सकती। तो मतलब पानी दिया है, निर्वात दिया है, लोहा दिया, वायु, इसमें किसके आर पार नहीं हो पाएगी ध्वनि तरंग, तो क्या हो जाएगा, निर्वात। क्योंकि दोस्तों ध्वनि संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात का मतलब क्या होता है, वैक्यूम। क्या होता है, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होना, ना हवा होना, ना पानी होना, ना कुछ नहीं होना, निर्वात। ठीक है, तो बिना माध्यम के तो ध्वनि तरंगे क्या संचरण भी नहीं करती, चल भी नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, तो निर्वात आ जाएगा। ध्वनि फिर क्या है, आगे का क्वेश्चन, आगे का ध्वनि तरंगे निम्न में नहीं चल सकती। किस में नहीं चल सकती, तो निर्वात में। याद ही हो गया होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन और, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो वह राशि परिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती। क्या परिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित दोस्तों। अपरिवर्तित क्या रहेगी, आवृत्ति। यह बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। क्या है, फ्रीक्वेंसी को अपन एफ से दर्शाते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे दर्शाते हैं, एफ से। ठीक है दोस्तों, तो जो फ्रीक्वेंसी है, चाहे जल से, मतलब चाहे जल से आप किस में, वायु, जैसे वायु से कहाँ ले जाओ आप, जल में ले जाओ तब भी नहीं बदलेगी, या जल से वायु में ले जाओ तब भी नहीं बदलेगी। क्या, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, किसकी, ध्वनि तरंगी की। तो ये एक पॉइंट आपका बेसिक याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और क्या होती है, यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। ये क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए ताकि अच्छा सा अच्छा साउंड आए, तो क्या होना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण होना चाहिए।
दीवारें मतलब ऐसी होनी चाहिए, अब अगर जहाँ पे म्यूज़िक कंसर्न हो रहा है वो दीवारें ऐसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जहाँ पर ध्वनि का अवशोषण हो। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, इक्को साउंड, मतलब क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा आपको साउंड सुनाई देगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कितनी दूरी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा न्यूनतम अगर कोई वस्तु, जैसे अपन ने देखा होगा अपनी आंखें कितनी दूरी पर मतलब जो रहेगा, जो सबसे अच्छा स्पष्ट दिखाई देगा, तो आपने देखा होगा कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। ऐसा कैसा सुनने का आपने पहली बार सुना होगा कि स्पष्ट अगर कोई चीज़ आपको ध्वनि सुनाई देगी तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 16.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, 16.5 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए न्यूनतम दूरी, 16.5 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, नया पॉइंट है। ठीक है, तो जब कोई ध्वनि होती है तो उसको संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। ठीक है, मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के विभेद कर सकता है जो उनसे 1/10 सेकंड के समय अंतराल पर सुनने दे। अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए यह आवश्यक है कि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकंड स्रोत के पास वापस लौट जाए। ठीक है, तो वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड, 110 ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने देख लिया, दो ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं। न्यूनतम मतलब बहुत अच्छा सुनने के लिए आपको के लिए कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.5 मीटर या फिर 17 मीटर। 16.5 मीटर या 17 मीटर, दोनों में से कोई भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होना चाहिए जिससे प्रतिध्वनि आपको स्पष्ट सुनाई दे। तो वही सेम हो गया दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, 17 मीटर। कितना हो जाएगा, 17 मीटर। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे ध्वनि का वायु में वेग अनुपात कितना होता है। अपन ने देखा था ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है दोस्तों, कितनी स्पीड होती है, वेग मतलब कितनी स्पीड होती है। तो अपन ने देखा था दोस्तों वायु में कितना हो जाएगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर अपन ने देखा था कितना, 331। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो 331, और अगर तापमान कितना हो जाएगा 20 डिग्री के समथिंग, कितना हो जाएगा 20 डिग्री के समथिंग, तो फिर हो जाएगा 344 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगी। आगे देखेंगे, चंद्रमा के धरातल पर कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्या कारण है। ठीक है दोस्तों, तो ये बताना है कि भाई कोई दो बंदे अपन ने चांद पे भेजे, लेकिन वो बात कर रहे पास में खड़े होकर, उनको सुनाई नहीं देता, तो इसका कारण क्या है। तो चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है होने के कारण वहाँ द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है। इसलिए देखो मतलब सीधी सीधी बात है, कहाँ क्या है, वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है। कहाँ पर, चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है। और अपन ने देखा कि भाई क्या होना चाहिए, अगर ध्वनि जहाँ भी है, ठीक है दोस्तों, उसको गमन करने के लिए क्या होना चाहिए कि या तो ठोस होना चाहिए, या तो द्रव होना चाहिए, या गैस होना चाहिए। ठोस, द्रव या गैस होना चाहिए। तो वहाँ तो क्या है, माध्यम ही नहीं है कोई। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, अगर पास में भी दो बंदे खड़े हैं, ठीक है, तो उनको एक दूसरे की बात नहीं सुनाई देगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, इसका कारण क्या है। ये वही वाला क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। तो ध्वनि प्रसारित करने में माध्यम नहीं होता है, मतलब क्या होता है, वहाँ माध्यम नहीं होता, माध्यम, लेकिन ध्वनि के संचरण, ध्वनि को चलने के लिए क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन ये दिया है कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है, पहला दिया है। दूसरा, ध्वनि सेलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रस्तावित तरंगों के रूप में परिणामी होती है। तो कौन सा सही है, पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 1 और 2, और डी हो जाएगा न तो 1 न 2। तो कौन सा हो जाएगा, न तो 1 न 2। ठीक है, न तो 1 न 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या है, प्राश्रव्य तरंगों के लिए निम्नलिखित में से कथन क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा सभी सही। ठीक है, क्या होना चाहिए, कीड़ों को स्पष्ट कर सकती है,
ये कीड़ों को नष्ट क्या है, ध्वनि तरंगे क्या कर सकती है, कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों में धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, कौन, ध्वनि तरंगे। क्या बात है, देखो कीड़ों को नष्ट कर सकती है, मतलब घर में कुछ कीड़े वगैरह हो गए तो ध्वनि तरंगे ये नष्ट कर सकती है। कपड़ों में धूल हो गई तो उसको झटकने में काम में आता है। इनका उपयोग बीमारियों को उपचार में होता है, जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती तो वो बच्चे को मतलब स्वस्थ है कि नहीं है, तो वहाँ पे जब एक्सरा वगैरह करते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पर यही जो प्राश्रय तरंगे हैं ना, इन्हीं का यूज होता है। ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती है। स्वचालित जो दरवाजे रहती है, जैसे आपने देखा होगा स्वचालित दरवाजे, जैसे कि आपने देखा होगा आई बस में देखा होगा, ठीक है दोस्तों, या लिफ्ट में देखा होगा, तो वही है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे प्राश्रय ध्वनि है की आवृत्ति क्या होती, प्राश्रय ध्वनि की। तो प्राश्रय ध्वनि क्या बोला था अपन ने, जिसको सुन नहीं सकते तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच में तो कौन सी हो जाएगा, श्रव्य हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। आगे है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है, यही पीएससी 2018 में आया, देखो अभी अभी पूछा है। तो क्या हो जाती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। आगे क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये वही क्वेश्चन पूछा है, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सोनोग्राफी में। किसमें, सोनोग्राफी में। अभी अभी बोला कि सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सा निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ प्राश्रय ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीकी चिकित्सा क्षेत्र में इसके कई उपयोग है, ठीक है। गर्भावस्था में गर्भावस्थायी शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। फिर चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, तो प्राध्वनि तरंगे निकालते हैं, ठीक है। अब से ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो चमगादड़ है कौन सी तरंगे निकालता है, तो कौन सी, प्राध्वनि तरंगे निकालता है, ठीक है। उसके बाद हो गया दोस्तों, ये दिए अपने, इसमें से कौन सा सी हो जाएगा, मतलब पहला कौन सा हो जाएगा, राइट, कौन सा हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा। पहला हो जाएगा हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। तीसरा है मेक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए उपयोग होती है। क्या, मेक संख्या, क्या है, मेक संख्या याद रखना है दोस्तों, मेक संख्या ध्वनि की गति वर्णित, मतलब गति बताती, कौन, मेक संख्या, ठीक है। चौथा क्या है, प्राश्रय ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। प्राध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी, ओजोन लेयर में बांधा, ठीक है। प्राध्वनिक जेट की उड़ान, मतलब ये क्या करता है, ये अपने किसके लिए नुकसान है, ओजोन लेयर में बांधा वो करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो गया दोस्तों, ये वाला छोड़ दो, इसके देख दो। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों, डेसिबल, कि ध्वनि को मापने के लिए किसका यूज़ होता है, वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए, किसको, डेसिबल। अपन ने देखा था दोस्तों, एक क्वेश्चन बताइए कि अपन ने देखा था जो WHO ने बताया कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होने, कितना, 45 डेसिबल से, कितना, 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, ठीक है दोस्तों। डेसिबल इकाई किसकी है, तो प्रकाश की, ध्वनि की किसकी है, तो ध्वनि की, ठीक है दोस्तों। आगे फिर देखा है डेसिबल का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, डेसिबल का किसमें करते हैं, ध्वनि की तीव्रता में, ठीक है। उसके बाद जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितनी, 30 डेसिबल की, ठीक है। कितनी होती है, जो नॉर्मली बात करते दो बंदे तो कितना, 30 डेसिबल की होती है, लेकिन WHO ने कितना बोला है, 45 की अधिकतम अच्छी रहती है। तो ध्वनि की जो ये तीव्रता बताइए अलग अलग डेसिबल में। अगर बंदा क्या है, फुसफुसा रहा है, तो अगर फुसफुसाना मतलब रोते रोते धीरे धीरे फुसफुसा रहा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, फुसफुसाहट की कितनी हो जाएगी, 15 से 20 डेसिबल, ठीक है। साधारण बातचीत में कितना हो जाएगा, 30 से 60। गुस्से में बातचीत कितना हो जाएगा भाई, कितना डेसिबल, 70 से 80, ठीक है। ट्रक और मोटरसाइकिल का कितना होता है, सॉरी 90 से 95, कितना होता है, 90 से 95। यंत्र कारखाने का कितना हो जाएगा, 100 से 110। ऑर्केस्ट्रा का कितना हो जाएगा,
10 से 120 और जेट विमान का हो जाएगा 140 से 150। ठीक है दोस्तों, तो यही वाला है दोस्तों। इसमें एक और दिया है कि 100 डेसिबल का रो नॉइस का प्रबलता संगत होगा, क्या होगा, तो इसका यंत्र कारखाने का। किसका होगा, ये देखा ना अपने यंत्र कारखाने का कितना, 100 से 110। एक बार फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुसफुसाहट की कितनी है पूछ सकता, तो 15 से 20। साधारण बातचीत की कितनी है, तो 30 से 60। गुस्से की बातचीत की कितनी है, तो 70 से 80। ट्रक या मोटरसाइकिल का कितना है, 90 से 95। यंत्र कारखाने की 100 से 110। ऑर्केस्ट्रा की 110 से 120 और जेट विमान की 140 से 150। ठीक है, ये वाला है। ये फिर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना है, 45। ये तो देख ही लिया था अपन ने, कितना होना चाहिए, 45। ठीक है, तो ये हुए दोस्तों, अपन ने क्या देखा, ध्वनि। आई होप आपको पसंद आएगा दोस्तों, इसको ज़रूर देखिए और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही है आप नोट करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।